दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रांस में एक सुअर ने जुर्म कर दिया था और उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। उसने एक ऐसा जुर्म कर दिया था जिसकी वजह से जज साहब ने उसे दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा दे दी। पर सोचने वाली बात तो यह है कि उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था जिसके कारण उसे फांसी की सजा दे दी। पर रुको दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरी बात सुनोगे तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाओगे। वैसे अगर तगड़ी बात करूं तो फ्रांस वालों ने सुअर का सुअर भर दिया। इंसान को फांसी देते हुए तो बहुत बार सुना है, पर सुअर को फांसी देते हुए पहली बार सुन रहा हूं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया से 1 अगस्त 1798 को चोर ने बैंक से $1,62,000 लूट लिए। Run. उसका नाम था आइजैक डेविस और वो फरार हो गया। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको तो मिली नहीं, पर वहां पर काम कर रहा कारपेंटर पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया और उसको सजा दे दी। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि लूटे हुए पैसे चोर ने 1 हफ्ते के बाद उसी बैंक में जमा करवाने शुरू कर दिए और किसी को पता नहीं चला। पर इतना क्रिएटिव चोर पहली बार देखा है, जहां से लूटो वहीं पर जमा करवाओ। पर क्या आपको पता है कि उसका क्या नतीजा निकला और जिस बंदे को बेचारे को सजा मिल रही थी उसका क्या हुआ? आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो फिर से आज सबका एक धमाकेदार वीडियो में स्वागत है और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। एक बंदा था जिसका नाम था एलेक्स लैंकी। उस बंदे ने अपने 6 ऑपरेशन करवाए थे और वो भी बिना एनेस्थीसिया के। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एनेस्थीसिया एक ड्रग होता है जिसको ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है ताकि ऑपरेशन वाले को नींद आ जाए और उसको दर्द भी ना हो, और डॉक्टर आराम से उस बंदे को फाड़ देते थे। पर अपने एलेक्स भाई ने बिना एनेस्थीसिया के अपने 6 ऑपरेशन करवाए। पता है कैसे? खुद को हिप्नोटाइज करके। जब अपने एलेक्स भाई 17 साल की उम्र के थे तभी से उन्होंने अपने खुद को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे कि कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज होते हैं जिनको दबाने से हम आसानी से वो काम कर लेते हैं, उसी तरह एलेक्स का कहना है कि मैं भी अपने दर्द का शॉर्टकट की बटन दबा देता हूं जिसके कारण मुझे दर्द महसूस नहीं होता। और डॉक्टर भी इस बात को लेकर हैरान थे कि वो अपना ऑपरेशन कैसे करवा लेता है बिना एनेस्थीसिया के। एक बार की बात है जब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे, एक आरी से उसका एक जॉइंट काट रहे थे, तो अपने एलेक्स भाई उनसे पूछते हैं, भिड़ू ऑपरेशन कैसा चल रहा है? मतलब कमाल का बंदा था, अपनी आंखें खोल के अपना ऑपरेशन करवाता था। एलेक्स का कहना था कि मैं एनेस्थीसिया के खिलाफ नहीं हूं, पर जो काम एनेस्थीसिया करता है उसको मैं खुद ही अपने आप को हिप्नोटाइज करके बेहतर ढंग से कर लेता हूं, तो मुझे एनेस्थीसिया की क्या जरूरत। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस ट्रिक से हमारी बॉडी खुद को जल्दी रिकवर कर लेती है, क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का केमिकल इंजेक्ट नहीं किया जाता। वैसे जो भी कहो, बंदा बड़ा कमाल का था। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथ ऊपर कर लो तो आप कर लोगे, और कितने समय तक कर लोगे? बचपन में तो हमारे स्कूलों में हमारे हाथ ऊपर करवाते ही थे और पिछवाड़े पर डंडे भी मारते थे। डंडे खाने मंजूर थे पर ज्यादा समय तक हाथ ऊपर नहीं करते थे। क्या आप साधु अमर भर्ती को जानते हो? 1970 तक ये कोई भी बाबा नहीं थे, पर 1970 आते ही ये बन गए बाबा और भगवान शिव को मानने लगे। उसके 3 साल बाद यानी कि 1973 में उन्होंने फैसला लिया कि वो दुनिया की मोह माया से परे होकर अपने आप को ढंग तरह से वो बेहतर बनाएंगे कि वो भगवान शिव को ढंग से मान सके, जिसके कारण उन्होंने अपना एक राइट हैंड ऊपर की ओर खड़ा कर लिया और उसे कभी भी नीचे नहीं किया। उनके अनुसार ऐसा करने से वो भगवान शिव के साथ सदा जुड़े रहते हैं और दुनिया की मोह माया से दूर ही रहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो बाबा अभी तक जिंदा है या नहीं, पर मैंने उनकी लास्ट न्यूज 2016 में देखी थी, तब भी उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया हुआ था और तब उनके हाथ खड़े हुए 43 साल हो गए थे। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इसका मतलब उनका हाथ आज भी ऊपर ही होगा। आप उनके हाथ की हालत देख सकते हो, उनका बाजू एकदम सिकुड़ गया है और बिल्कुल पतला नजर आता है, मानो जैसे कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो। दोस्तों फ्रेंच का एक वर्ड था पार्ले, जिसका मतलब था टू टॉक, जिसका मतलब बात करना। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, आगे बढ़ता गया, तो वर्ड को भी मॉडिफाइड कर दिया गया और उसे कहने लगे पार्लियामेंट। आपको तो पता ही है, जहां पर बड़े बड़े नेता आपस में बैठते हैं और गुटरगू करते हैं, उस जगह को पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है, जो हमारे दिल्ली में भी मौजूद है। वो क्या कहते हैं ना कि इंग्लिश भी बड़ी कुत्ती चीज है।
चलो आज मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान बांटता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे उल्लू एक साथ इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उनके झुंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं पता होगा ना, चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों जब काफी सारे उल्लू एक साथ बैठते हैं और अपना झुंड बनाते हैं तो उसे इंग्लिश में ए पार्लियामेंट ऑफ आउल कहा जाता है। मतलब असल में पार्लियामेंट उसी को ही कहा जाता है। दोस्तों हमारे दिल्ली में जब काफी सारे नेता झुंड बनाकर वहां पर बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, गुटरगू करते हैं, बदकिस्मती से उसको भी पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। मतलब समझे? क्या वो उल्लुओं का झुंड है? ऐसा मैं नहीं मानता हूं, तुम लोग मानते हो बे। शर्म नहीं आती तुमको? इंग्लिश भी बड़ी अजीब चीज है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को भी उल्लू कह दो। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही चलो एक और लफड़े की बात है, वो भी बताता हूँ। चलो अब बताओ कि इंग्लिश में कौओं के झुंड को क्या कहते हैं? वही जो क्वां क्वां करते हैं। चलो गैस करो। नहीं पता होगा ना तुम लोगों को। चलो मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों उसे इंग्लिश में कहा जाता है ए मर्डर ऑफ क्रॉस। कुछ भी इंग्लिश की ऐसी की तैसी। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि साले एक ही अल्फाबेट को कई जगह घुसेड़ देते हैं और उसके कई मतलब निकलते हैं, कई प्रोनाउंसिएशन निकल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यही वर्ड ले लो पैसिफिक ओशन। इसमें बेचारे सी को 3 तरह से प्रोनाउंस करना पड़ रहा है। पैसिफिक में पहले सी को सी, दूसरे सी को क, पैसिफिक पैसिफिक, और ओशियन में उसी सी को श की तरह कर रहे हैं, ओशियन। नहीं मतलब यहां पर मेला चल रहा है। वाह इंग्लिश वाह, तेरी एडजस्टमेंट को देख के बेचारा सी भी शर्मा जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है फोराबेट। जैसे कि सब लोग घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, तो वो लोग गेम खेल के घर बैठे इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। और साथ ही इसमें न्यू कॉन्टेस्ट चल रहा है फोराबेट गिवअवे, जिसमें विनर 50,000 तक जीत सकता है। मिनिमम 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा के और गेम खेल के। डिपॉजिट और विथड्रॉ का तो आप सबको पता ही होगा, पेटीएम, यूपीआई और IMPS से कर सकते हो। द विनर विल बी डिटरमाइंड रैंडमली। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इंग्लिश की एक और नई करतूत, इनके शब्द अलग अलग तरीके से बोले ही नहीं जाते हैं, ये साले नए नए शब्द लेके भी आते हैं जो कि आपकी सोच से परे हैं। और परे क्यों हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हमें कोई शब्द याद नहीं आता है, कई बार होता है ना कि भाई ये वाला शब्द हमें याद, अरे यार दिमाग के सामने ही है वो शब्द, हाँ वो शब्द दिमाग के सामने ही है पर वो मुंह से नहीं निकलता है। और ये वाली होने वाली जो ये क्रिया है, इसको भी इंग्लिश वालों ने एक नया शब्द दे दिया है कि इसको कहा जाता है लिथोलॉजी का। अपने आप देख लो, पढ़ लो। मतलब शब्द भी ऐसा दिया है कि जो याद रखने लायक भी नहीं है और ना तो इसे याद रखा जा सकता है, और इसका मतलब भी वही है। मतलब सोचो कि कोई बंदा इस शब्द को याद करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि वो शब्द कौन सा था जो भूल जाते होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, और उसे याद भी यही करना है कि वह शब्द कौन सा था और उसका मतलब भी वही है। क्या बात है। मतलब समझे, मैंने जो भी बोला है ना वो आपकी सोच से परे तो नहीं है, पर बहुत गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। चलो अब ज्ञान की बातें तो चल ही रही हैं, थोड़ी सी बकचोदी और कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं छींकने की, या इसी की। दोस्तों इसे भी अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से छींका जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इस छींक को कुछ इस तरह से किया जाता है, आछू। फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में थोड़ा सा सिमिलर होता है, पर वो कुछ इस तरह से साउंड होता है, आछू। और जर्मन वाले तो अलग ही लेवल पर हैं, वहां पर इस छींकने वाली ताकत को कुछ इस तरह से किया जाता है, हार्ट छी। और जापान वालों ने तो मजाक ही बना रखा है, वहां पर कुछ इस तरह से छींका जाता है, हकशूम। वो बेचारे हक से छींकते हैं, हकशूम। और चाइना वाले तो कुछ इस तरह से छींकते हैं, उनके छींकने से तो सारी दुनिया परेशान है। Run. तो चलो दोस्तों अब कुछ सीरियस बात करते हैं। दोस्तों क्या आप कैटलीन थॉर्नली को जानते हो? 2015 में इसने अचानक से छींकना शुरू कर दिया था और उसके बाद लगातार वो छींकती ही रही, उसकी छींक कभी बंद नहीं हुई। वो 1 मिनट में 20 बार छींकती थी और पूरे दिन में 12,000 बार, जिसकी वजह से वो ना तो ढंग से खा पाती थी, ना सो पाती थी और ना ही ढंग से स्कूल जा पाती थी। This sound has become painfully familiar.
3 weeks ago, referring to the condition as a tick. She had kind of a funny feeling that she describes in her nose, and that piece of her history is very common for ticks. She can't go to school. और अब का मुझे पता नहीं है कि उसकी छींक बंद हुई है या नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि अभी भी बंद हुई होगी। पर उसके साथ जो भी हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। दोस्तों, ईगल एक ऐसी प्रजाति है जो कि पूरी दुनिया से लुप्त होने की कगार पर है, जिसको देखते हुए रशिया के कुछ रिसर्चर्स ने उसके ऊपर मोबाइल ट्रैकिंग डिवाइस लगाया ताकि पता लगाया जा सके कि वो कहां पर जाते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या क्या करते हैं। उन्होंने कुछ ईगल्स के ऊपर मोबाइल ट्रैकिंग डिवाइस लगाया और उसमें सिम लगा दी, सिम फिट कर दी और उन्हें उड़ा दिया। वह मोबाइल ट्रैकिंग डिवाइस रूस के रिसर्चर्स को दिन में 4 मैसेज भेजता था, उनकी लोकेशन के, कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है। पर यही रिसर्चर्स के लिए महंगा पड़ा। रशिया के रिसर्चर्स को यह नहीं पता था, शायद हो सकता है उनके दिमाग में से निकल गई हो, पर उनके साथ बड़ी हैरान कर देने वाली बात हुई। तो हुआ यह था कि वो ईगल्स रूस का बॉर्डर क्रॉस कर गए और उन रिसर्चर्स को बेचारों को पता भी नहीं था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये ईगल्स बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ईगल्स इराक चले गए, कुछ पाकिस्तान और कुछ अलग अलग देशों में चले गए और रिसर्चर्स का फोन बिल हद से ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि उनकी कंपनी डूबने वाली थी, क्योंकि उनकी रिसर्च का बजट हिल गया था, खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार से मदद मांगी और उस बिल को पूरा किया। पर जैसे ही यह बात वायरल हुई तो इसके बारे में सिम की कंपनी वालों को भी पता चला, जिसकी वजह से सिम कंपनी वालों ने रिसर्चर्स को फ्री में सिम प्रोवाइड की और उन्हें अनलिमिटेड पैक के साथ दे दिया। पर आज तक ये पक्का पता नहीं चला है कि ईगल्स की प्रजाति क्यों लुप्त हो रही है। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 50,000 से 75,000 ही ईगल्स रह गए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1798 में एक बंदे ने एक बैंक को लूट लिया जिसका नाम था बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया, और लूटी हुई रकम थी $1,62,821 और उस महान पुरुष का नाम था आइजैक डेविस। ये वाला सीन तो यहाँ पर खत्म हुआ और चल पड़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कोई भी लॉक नहीं टूटा था, कोई भी डैमेज नहीं हुआ था वहां पर जहां से रकम लूटी गई थी, और किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री नहीं थी। और पुलिस वालों को लगा कि ये किसी अंदर के बंदे का ही काम है, तो पुलिस वाला ने वहां पर काम कर रहे एक कारपेंटर को ही उठा लिया, क्योंकि वो वहां की तिजोरी के ऊपर काम कर रहा था, उसके लॉक के ऊपर काम कर रहा था। पर चोर की होशियारी देखो, वही लूटा हुआ पैसा वो चोर उसी बैंक में धीरे धीरे जमा करवाने लगा, और जब बैंक वालों को उस पर शक होने लगा तो उन्होंने इसकी सूचना अथॉरिटी को दी। और जब अथॉरिटी ने आइजैक से पूछा कि तुम इतने पैसे कहां से ला रहे हो और क्या कमाते हो, कहां से कमाते हो, तुम्हारे क्या प्रॉपर्टी है, तो उसका जवाब उसकी शक्ल से मेल नहीं खा रहा था। और फिर उस पर एक केस चलाया गया और आखिरकार पता चल गया कि लुटेरा साला यही था, और वो बेचारा लियोन बेचारा 1 साल से जेल में सड़ रहा था। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आइजैक को एक भी दिन की सजा नहीं हुई, उसे बस वो सारे पैसे लौटाने पड़े, दैट्स ऑल। और बेचारे लियोन को 1 साल से जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा था। तो आप सब लोग ये सोच ही सकते हो कि पूरी दुनिया में कितने बेकसूर लोग जेलों में धक्के खाते हैं जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं होता है। दोस्तों, आपने गिनीज बुक के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि गिनीज बुक का आइडिया कैसे आया और किसने बनाया इसको? चलो मैं बताता हूँ। 1950 को जो हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम था ह्यू बीवर, तो ये भाई साहब काउंटी वैक्सफोर्ड में एक शूटिंग पार्टी में गए थे। तो उनकी और उनके दोस्तों की आपस में बहस हुई कि यूरोप का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो उन्होंने सारी किताबें छान मारी पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। तो 1954 में उसी पार्टी को याद करते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी बुक बनाई जाए जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें लिखी जाएं, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो दुनिया का सबसे तेज इंसान हो, फलाना डिमकाना। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसके अंदर दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स शामिल हो। जिसके बाद उन्होंने 2 जुड़वा भाई थे, मुझे नाम नहीं ढंग से याद, उनको उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी किताब लिख डालो जिसमें दुनिया के रिकॉर्ड्स को और फैक्ट्स को शामिल किया जा सके और पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही किताब में सब कुछ मिल जाए, इधर उधर भागना ना पड़े। और इसी वजह से बन गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। दोस्तों, आज का लाइक एम है 1,32,000। हाँ, इतने ही। और मुझे पता है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में
जानवरों को भी उनके किए की सजा दी जाती थी। और उस वक्त ज्यादातर केसेस घरेलू जानवरों पर किए जाते थे, जैसे कि सूअरों पर, घोड़ों पर और घर में होती हैं जो भेड़ बकरियां उनके ऊपर। और इन सब में से सूअर ही एक ऐसा जानवर था जो सबसे ज्यादा जुर्म करता था। जैसे कि 1386 में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और सूअर ने पकड़ के उसका कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसे कटघरे में खड़ा किया गया और जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुनाई। चलो उसे तो लटका ही दिया है, बात यहां पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। कुछ सूअरों को तो जेल में भी रखा जाता था और यह भी हिसाब किताब लगाया जाता था कि वो सूअर कितने दिनों से उस जेल में है और कब निकलेगा। सन 1913 में एक सूअर ने जेल में करीब 146 दिन बिताए। यहां तक कि उसका हिसाब किताब भी रखा गया कि उस पर कितना खर्च हुआ, कितने दिन जेल में था, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तो लगता है कि जानवरों को भी अपनी अदालत बना देनी चाहिए और इंसानों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब एक इंसान दूसरे जानवर को मारता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, है ना। साला इधर हलवा बना रखा है। चलो बहुत होगी आज की नॉलेज। आज का सवाल, हाँ देखिए सज्जनों, कंप्यूटर स्क्रीन पर तो नहीं दिखाऊंगा, हमारे पास बजट नहीं है। वो कौन सी चीज है जिसकी की तो होती है पर कोई उसका लॉक नहीं खोल सकता, जिसमें स्पेस तो होता है पर कोई रूम नहीं, और जिसमें एंटर कर सकते हैं पर अंदर नहीं जा सकते। तो इस सवाल का जवाब कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बंदे दे सकते हैं बस। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की वीडियो होगी या फोटो होगी उसके ऊपर दे दिया है, पर उससे पहले आप यहीं पर कोशिश कीजिए, क्या पता आपको जवाब सोचने से मिल जाए। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो इंस्टा और टिकटॉक है, टिकटॉक। और कमेंट में लिख भी देना ईमानदारी से कि मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला है। थैंक यू जरूर कहना। तो जाइए मजे कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और लाइक एम तो मांग ही चुका हूं तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।